उसका 15 साल का बेटा अभी कुछ दिनों से ना जाने क्यों पर उसके साथ बहुत ज़्यादा जिद करने लगा था। उसकी जिद यह थी कि वह शादी करना चाहता है। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है, बल्कि पढ़ने लिखने की उम्र है। एक बार तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हारी धूमधाम से शादी करूंगी। लेकिन उसका बेटा मानने को तैयार ही नहीं था। उसकी जिद इस कदर बढ़ गई कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। जब उसकी तबीयत हद से ज़्यादा खराब हो गई तो डर के मारे उसने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसके बेटे के अलावा इस दुनिया में और कोई उसका सहारा नहीं था और वो अपने बेटे को हरगिज खोना नहीं चाहती थी। लेकिन मुसीबत यह थी कि उसकी बेटी की उम्र अभी सिर्फ 15 साल थी और इस उम्र की लड़की उसके लिए ढूंढना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। काफ़ी समय तक लड़की ढूंढने के बाद जब उसे कोई भी रिश्ता उसके बेटे के लिए नहीं मिला तो उसने सोचा कि वो किसी गरीब परिवार की लड़की को ही अपने बेटे के लिए ब्याह लाएगी। कुछ दिनों बाद उसके एक रिश्तेदार ने उसे एक गरीब परिवार की लड़की का रिश्ता बताया, लेकिन वहाँ भी मुसीबत यह थी कि वह लड़की 18 साल की थी, जो उसके बेटे से बड़ी थी। लेकिन उसका बेटा तो उससे भी शादी करने के लिए तैयार था। उसे बस किसी भी तरह से शादी करनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शादी के लिए इतना उतावला क्यों हुआ जा रहा है। मजबूरन जब उसे उस लड़की के अलावा और कोई भी लड़की नहीं मिली तो उसने उसकी शादी अपने बेटे से करवा दी। शादी की रात उसके बेटे के कमरे से उसकी बहू की चीखने की आवाज़ें जब उसे सुनाई दी तो वो बुरी तरह से घबरा गई। अगले दिन उसने अपनी बहू की जो हालत देखी, उससे तो उसके सर पर आसमान ही गिर पड़ा था। उसका नाम आशा है। वो एक विधवा औरत है। इस दुनिया में उसके 15 साल के बेटे और देवर के अलावा और कोई भी नहीं है। आशा के माता पिता का देहांत भी बहुत जल्दी ही हो गया था और शादी के कुछ सालों बाद ही उसके पति का भी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी भी मौत हो गई। जब वो शादी करके अपने पति के साथ विदा होकर इस घर में आई तो यहाँ पर उसके पति के अलावा उसकी सास और उसका एक देवर था। पति के देहांत की वजह से उसकी सास को इस कदर सदमा पहुंचा कि वह धीरे धीरे हद से ज़्यादा बीमार रहने लगी और फिर एक दिन वह भी आशा और उसके देवर मनोज को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उसे तो ऐसा लगा जैसे उसकी ज़िंदगी किसी घने अंधेरे से घिर चुकी है, लेकिन उसे घने अंधेरे में जो सिर्फ एक रोशनी की किरण थी, वह उसका बेटा चिराग था। अब उसने अपनी ज़िंदगी को जीने का मकसद अपने बेटे को ही बना लिया था। अगर वह उससे एक पल के लिए भी दूर हो जाता तो वह अकेलापन उसे काटने को दौड़ता। इसीलिए वो अपने बेटे का पूरा पूरा ख्याल रखती थी। उसका देवर छोटी मोटी नौकरी करके घर का खर्चा चला रहा था और वो भी सिलाई का काम करके उसका घर खर्चे में हाथ बटाती थी। उस वक्त उसका बेटा काफ़ी छोटा था। उसने सोचा कि अब तो इस घर में वो ही बड़ी है, तो अब उसके देवर की शादी की जिम्मेदारी उसे ही उठानी होगी। इसीलिए उसने अपने रिश्तेदारों से अपने देवर के लिए लड़की का रिश्ता बताने के लिए कह दिया, लेकिन कोई भी उसके देवर के लिए रिश्ता बताने को तैयार नहीं था। उसकी एक खास वजह थी, क्योंकि उसके देवर की एक आंख पूरी तरह से नहीं खुलती थी और उसका आधा चेहरा चोट के निशानों से घिरा हुआ था। दरअसल जब उसका देवर छोटा था तो खेलते खेलते अचानक ही वह गर्म कढ़ाई के पास पहुंच गया और बच्चा होने की वजह से उसे इतनी समझ नहीं थी कि इस कढ़ाई में रखा हुआ तेल उसके लिए नुकसानदेह होगा और उसने गलती से उस तेल को पलट दिया, जिसके ढेर सारे छींटे उसके चेहरे की एक तरफ पड़ गए, जिसकी वजह से उसकी आंख में भी कमी आ गई और उसका चेहरा भी जल गया। वक्त के साथ साथ जले के निशान भले ही धूमिल पड़ गए हों, लेकिन फिर भी उससे उसका एक तरफ का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया, जिससे वह देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और फिर उसकी आंख में भी कमी हो गई। बस इसीलिए आज तक कोई भी इंसान अपनी बेटी का रिश्ता उसके देवर के साथ तय करना ही नहीं चाहता है। ऊपर से उन लोगों के पास इतना रुपये पैसा भी नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी अपनी बेटी को उसके देवर के साथ ब्याह दे। लेकिन फिर भी वो यही चाहती थी कि
कि उसके देवर का भी घर बस जाए और उसकी देवरानी इस घर में आ जाए, ताकि उसके घर में जो अकेलापन है वह कुछ तो कम हो। उसका देवर शुरुआत से ही बहुत ही कम बोलने वाला रहा था। इस वजह से उसके घर में बहुत ज़्यादा शांति रहती थी, क्योंकि जब कोई बात करने वाला है ही नहीं तो फिर किससे बात की जाए। देवर तो बस अपना रोजाना का कामकाज करके आता और खाना खाकर सो जाता। जब कभी उसकी छुट्टी होती तो वह ज़्यादातर समय उसके बेटे के साथ ही बिताता था। उसके देवर और उसके बेटे के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नज़र आते थे। इसका कारण एक यह भी था कि उसके देवर और बेटे के बीच में उम्र का बहुत लंबा फासला नहीं था। बस इसी वजह से उनके बीच अच्छी पटती थी। वो भी यह देखकर बहुत खुश होती थी कि उन दोनों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ढेर सारी कोशिशें के बाद भी उसके देवर के लिए भी एक अच्छा रिश्ता उन्हें मिल गया और उसने जल्द ही उसकी शादी करवा दी। वो अपनी देवरानी को विदा करवा कर अपने घर में ले आई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसका देवर भी अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था, यहाँ तक कि अब उसके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा था। वह अब पहले की तरह शांत नहीं रहता था, बल्कि खूब बोलता था और उससे तो वह बहुत ज़्यादा खुश रहता था। वो भी समझ रही थी कि वह उससे अब इतना खुश क्यों रहता है, क्योंकि उसने ही पूरी कोशिश करके उसकी शादी करवा दी थी, जिसकी उम्मीद वह बहुत पहले ही छोड़ चुका था। अब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर अचानक उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक दिन उसकी देवरानी उसके देवर से लड़ झगड़ कर उसे छोड़कर चली गई। उसका कहना था कि वह एक ऐसे बदसूरत आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती, इसीलिए वह उसे छोड़कर जा रही है। देवरानी के वह शब्द उसके देवर को तीर की तरह चुभे और वह खुद में ही घुट कर रह गया। उस दिन के बाद से उसका देवर बिल्कुल ही चुप रहने लगा। उसके चेहरे से मुस्कान तो जैसे बिल्कुल गायब ही हो चुकी थी। उसने बहुत कोशिश की कि वो अपनी देवरानी को वापस ले आए, लेकिन उसने उसकी एक भी ना सुनी और कुछ महीनों के बाद ही उसने उसके देवर को तलाक दे दिया। अब फिर से उसके घर में खामोशी छा गई थी। वो कभी कभी यही सोचती कि ना जाने किसकी नज़र उसके घर को लग गई है कि उसके घर में कोई भी खुशी टिक ही नहीं पाती। धीरे धीरे यूं ही दिन, महीने और साल बीतने लगे और वो सब बस एक ऐसी जिंदगी जीने लगे जिसे वो काट रहे थे। अब उनकी बोलचाल पहले से भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। उसके घर में हर वक्त एक सन्नाटा सा पसरा रहता था। फिर उसका बेटा 15 साल का हो गया और ना जाने क्यों उसने अचानक ही एक दिन शादी करने की जिद पकड़ ली। आशा ने उसे बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। वह अपनी जिद पर इस कदर अड़ा कि उसने खाना पीना छोड़ अपनी तबीयत खराब कर ली। जब उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा तो आशा की तो सांस ही अटक गई थी। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि कहीं वो इस जिद के चक्कर में अपने बेटे को ही ना खो दे, लेकिन वो अपने बेटे को खुद से जुदा नहीं कर सकती थी। इसीलिए फिर उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला कर लिया कि वो अपने बेटे की शादी हर हाल में करवा देगी। कम से कम वह खुश तो रहेगा और उसके पास रहेगा। फिर उसने जैसे तैसे कोशिश करके अपने बेटे के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया, लेकिन वह लड़की उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी। पर जब उसे कोई और रिश्ता मिला ही नहीं तो वो मजबूरन उस लड़की को अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आई। अब वो और उसका बेटा बहुत खुश थे। शादी के अगले ही दिन उसने देखा कि उसकी बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसने उससे पूछा भी कि आखिर क्या हुआ, तो वह आशा से कहने लगी कि माँ जी कुछ नहीं, बस मुझे जरा सी थकान है। उसने भी सोचा कि शादी विवाह के कामकाज के चक्कर में इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, 1-2 हफ्ते में वह खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अब तो वो हर रोज़ यह नोटिस कर रही थी कि उसकी बहू की कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। कई बार तो वह चक्कर खाकर गिर भी जाती थी। उसे इस सब के पीछे का कारण समझ में नहीं आ रहा था, जबकि वो
उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रख रही थी। ऊपर से वो जब भी उससे पूछती कि आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है, तो वह रोने लगती और फिर कहती कि मुझे हर वक्त थकान सी लगती रहती है। उसने उससे कहा भी कि तुम्हारा खाना पीना तो ठीक से चल रहा है, लेकिन फिर तुम्हें इतनी थकान क्यों लगती है। एक दिन जब उसकी तबीयत हद से ज़्यादा ही बिगड़ गई तो मजबूरन आशा को उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर के यहाँ पहुंचकर डॉक्टर ने उसे जो भी बताया उसे सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि उनके साथ वह सब चीज़ कुछ ज़्यादा ही की जा रही हैं। अभी इनका शरीर उतना भी मजबूत नहीं है कि इतना सब झेल सके, इसीलिए आप इनका ख्याल रखें और इन्हें कुछ दिनों तक आराम करने को बोलें। वो पूरे रास्ते यही सोच सोच कर परेशान थी कि उसका 15 साल का बेटा आखिर इतना ज़्यादा उतावला क्यों है कि उसने उसकी बहू की हालत ही खराब कर दी। अब उसे समझ में आ रहा था कि क्यों वह अपनी शादी की इतनी जल्दबाजी कर रहा था, क्योंकि उसे यही सब चाहिए था। लेकिन उसने तो आशा की बहू के साथ सारी हदें ही पार कर दी थीं। उसे उसकी तबीयत की जरा भी फिक्र नहीं थी, बस अपने मन की मर्जी से ही मतलब था। लेकिन अब आशा को समझ नहीं आ रहा था कि आशा एक माँ होकर अपने बेटे से इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहे। गुस्सा तो उसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन वो इसमें कर क्या सकती थी। उसने घर आकर अपने बेटे से इनडायरेक्टली अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा कि बहू की तबीयत तुम्हारी वजह से बहुत ख़राब हो गई है और इसीलिए अब से बहू 2 हफ्तों के लिए उसके कमरे में रहेगी। उसके बेटे ने उसे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उसके कमरे से वापस चला गया। उसके बाद इन 2 हफ्तों तक उसकी बहू इसके साथ ही रही और उसकी तबीयत में भी अब धीरे धीरे सुधार होने लगा था। लेकिन उसके मन में अभी भी यह सवाल था कि आखिर उसका 15 साल का बेटा उसकी बहू के साथ ऐसा क्या करता था कि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई, जबकि उसकी तो उम्र अभी बहुत ही कम है। फिर वह यह सब कैसे कर सकता था, उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 2 हफ्तों के बाद बहू वापस से अपने कमरे में रहना शुरू कर चुकी थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसने फिर से नोटिस किया कि वह जब भी उठती तो उसे चलने फिरने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। उसने उससे पूछा भी कि आखिर तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच ऐसा क्या होता है, तो वह हर बार उससे यही कहती कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता और अपनी नज़रों को छुपा लेती। वो भी अब समझ चुकी थी कि वह शर्म की वजह से उसे कुछ भी बता नहीं पा रही है। वो अपने बेटे बहू पर नज़र रखना चाहती थी, लेकिन मजबूरन वो यह भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह उसका बेटा था और आशा एक माँ होकर अपने बेटे बहू पर इस तरह की नज़र कैसे रख सकती थी। लेकिन इधर अपनी बहू की हालत देखकर वो अंदर ही अंदर बेचैन होती चली जा रही थी। उसे लगने लगा कि ऐसे तो उसकी बहू कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी और फिर उसके बेटे का शादीशुदा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से उसके देवर की पत्नी उसकी बदसूरती की वजह से उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और उसका देवर अकेला रह गया। इस तरह से उसके बेटे की ऐसी हरकतों से तंग आकर उसकी बहू भी कहीं उसे हमेशा के लिए छोड़कर ना चली जाए और उसका बेटा भी उसके देवर की तरह अकेला ना रह जाए। यही सब सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। उसे इस समस्या का कोई भी हल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो इस सब के बारे में अपने बेटे से खुलकर बात भी नहीं कर सकती थी। फिर उसने सोचा कि क्या वो इस बारे में अपने देवर को बताए और उसे कहे कि वह उसके बेटे को समझाए। लेकिन उसे लगा कि कहीं अगर यह सब बातें उसके देवर को पता चली तो वह ना जाने उसके बेटे के बारे में क्या सोचेगा। इस वजह से उसने अपने आप को रोक लिया और अपने देवर से कुछ भी नहीं कहा। एक रात जब वो पानी पीने के लिए उठी तो उसे अपने बेटे के कमरे से फिर से अजीब सी आवाज़ महसूस हुई। इस बार वो अपने कदम रोक नहीं पाई और चुपके से उसके कमरे के बाहर पहुंची तो बाहर उसकी बहू की आहें भरने की आवाज़ आ रही थी। साफ पता चल रहा था कि वह इस समय किसी दर्द से गुजर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा इस हद तक क्यों गुजर रहा है।
क्यों वह उसकी बहू को इतनी तकलीफ पहुंचा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी गलत संगत में पड़ गया हो और इस वजह से ना जाने कौन कौन से तरीके उसकी बहू के साथ अपना रहा हो और उसका यह हाल कर रहा है। अभी तक उसकी बहू की चीखें कम नहीं हो रही थीं। उन्हें सुनकर उसका दिल बुरी तरह से घबराने लगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले उसने सोचा कि वो दरवाज़ा खटका दे, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया और अपने कानों पर हाथ रखते हुए वो वापस दौड़ती हुई अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाज़ा उसने बंद कर लिया। उसे इस वक्त अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसे इतना मारे कि उसे भी इस बात का एहसास हो कि जब कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आपको कितनी तकलीफ महसूस होती है। धीरे धीरे कुछ दिन तक यही सब होता रहा। फिर एक दिन फिर से जब वो रात को उठी तो उसे इसी तरह की आवाज़ अपने बेटे के कमरे से आई हुई सुनाई दी, लेकिन अब तो जैसे उसने भी इस सब की आदत डाल ली थी, इसीलिए वो चुपचाप वापस अपने कमरे में जाने लगी कि तभी उसे छत के जाल से ऊपर के कमरे में पंखा चलने की आवाज़ सुनाई दी। यह देखकर वो हैरान रह गई कि छत के कमरे में इस वक्त कौन गया हुआ है, या फिर दिन में कोई गया हुआ था और वह पंखा खुला ही छोड़ आया है। ज़्यादा बिजली का बिल आने की चिंता में वो तुरंत ही छत पर चली गई। उसने सोचा कि वो खुद जाकर पंखे को बंद कर आती है, लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंची तो उसने देखा कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। इसका मतलब कोई था जो कमरे में लेटा हुआ था। पर वो अब और भी ज़्यादा हैरान हो गई कि आखिर छत के कमरे में आकर कौन लेटा है। उसका देवर तो अपने कमरे में सो रहा था और उसका बेटा भी इस वक्त बहू के साथ वह सब करने में लगा हुआ था। फिर यहाँ कौन है? अभी वो इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि तभी उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की हल्की सी खुली हुई थी। उसने जैसे ही उसमें से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर जो इंसान लेटा हुआ था वह और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा ही था। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो सोचने लगी कि अगर उसका बेटा यहाँ पर लेटा हुआ है तो इस वक्त उसकी बहू के साथ वह सब कौन कर रहा है? आखिर यह सब इस घर में हो क्या रहा है? उसने तुरंत ही उसके कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से खटकाया। उसके बेटे ने घबरा कर दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसने उसे सामने देखा उसके भी होश उड़ गए। वह बुरी तरह से घबराने लगा और आशा से कहने लगा कि माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वह उससे अपनी नज़रें चुरा रहा था। उसने उसे चिल्लाकर पूछा कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे हो? तो वह उससे कहने लगा कि वह दरअसल उसका बहू से झगड़ा हो गया था और बस वो नाराज़ होकर यहाँ आकर लेट गया। उसने कहा कि अब मुझसे एक और झूठ मत बोलना, वरना मैं मार मार के तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। अगर तुम नाराज़ होकर यहाँ पर लेटे हो तो फिर बहू की चीखने चिल्लाने की आवाज़ उसके कमरे से क्यों आ रही है? आखिर वह ऐसा क्या कर रही है? यह सुनकर तो उसका बेटा दंग रह गया। उसने उसे झंझोड़ते हुए पूछा कि आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते? तभी उसका बेटा उसके सामने रोने लगा और उसके आगे हाथ जोड़कर बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा और आशा से बोला कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। दरअसल मैं बुरी तरह से डर गया था और इसीलिए मैं वही करता गया जैसा मुझे चाचा ने कहा। आशा ने कहा, चाचा ने तुमसे ऐसा क्या कहा? तो उसके बेटे ने कहा कि दरअसल चाचा ने मुझे धमकाया कि मैं आपसे मेरी शादी जल्दी करवाने की जिद करूं और इसीलिए मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया ताकि आप मजबूर होकर मेरी जल्द से जल्द शादी करवा दें। उसने कहा, लेकिन तुम्हारे चाचा ने ऐसा क्यों किया? तो वह कहने लगा ताकि वह मेरी पत्नी के साथ वह सब कर सके जिसकी उन्हें ज़रूरत है। उसने कहा, इसका मतलब बहू की तबीयत आज तक जो भी खराब हुई वह तुम्हारी वजह से नहीं थी? तो उसका बेटा आशा से कहने लगा कि नहीं माँ, उस सब के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि मैंने तो आज तक अपनी पत्नी के साथ समय ही नहीं गुजारा, तो फिर मैं इस सब का जिम्मेदार कैसे हो गया? यह सब उसके साथ आज तक चाचा ही करते आए।
आशा ने कहा कि लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह एक बार फिर से रोने लगा और घबरा कर कहने लगा कि मैं वह सब आपको नहीं बता सकता। आशा ने एक तमाचा खींचकर उसके गाल पर जड़ा तो वह बुरी तरह से घबरा गया। उसने कहा, अगर तुमने मुझे अभी के अभी सब कुछ नहीं बताया तो मार मार के तुम्हारी खाल खींच लूंगी। उसका बेटा बुरी तरह उसके गुस्से को देखकर बुरी तरह से घबरा गया। फिर वह आशा से कहने लगा, माँ, मैं कुछ गलत लड़कों की संगत में पड़ गया था जिसकी वजह से मैं नशाखोरी करने लगा था। एक दिन जब मैं सिगरेट पी रहा था तो उस वक्त चाचा ने मुझे देख लिया और उन्होंने मेरी तस्वीर खींच ली। उसके बाद उन्होंने मुझे वह तस्वीर दिखाते हुए कहा कि वह इस सब के बारे में आपको बता देंगे। मैंने उनके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े और उनसे कहा कि वह आपको इसके बारे में कुछ भी ना बताएं। मैं आज के बाद यह सब कुछ नहीं करूंगा। तब उसके बाद चाचा ने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन सब करतूत के बारे में तुम्हारी माँ को ना बताऊं तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे यह सब करने को कहा। मैं भी मजबूर था क्योंकि मैं आपके गुस्से से बहुत डरता था। इसीलिए चाचा जैसा कहते गए मैं चुपचाप वैसा ही करता गया। आशा ने कहा, तुम्हारी मजबूरी जो भी थी वह तुमने मुझे बता दी, लेकिन आखिर बहू यह सब करने को क्यों मजबूर थी? उससे तो मैंने भी कई बार इस सब के पीछे की वजह पूछी, लेकिन उसने मुझे आज तक कुछ भी नहीं बताया। तो आशा का बेटा उसे कहने लगा, चाचा ने उसे भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। जब शादी की पहली रात चाचा ने उसे बेहोश करके उसके साथ वह सब किया और उसकी कुछ गलत तस्वीर निकाल ली और फिर उन्हें दिखाकर उन्होंने उससे कहा कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो फिर वह उसे सब जगह बदनाम कर देंगे। इसीलिए मजबूरी में आकर वह भी चुपचाप यह सब बर्दाश्त करने को तैयार हो गई। इसीलिए आपके लाख पूछने के बावजूद भी उसने आज तक आपको कुछ भी नहीं बताया। लेकिन चाचा इतने बेरहम हैं कि उन्हें उस पर जरा भी तरस नहीं आता है। वह उसकी पूरी तरह से जान निकाल कर रख देते हैं। अपने बेटे के मुंह से सारा सच सुनकर तो आशा के सर पर आसमान ही गिर पड़ा था। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका देवर इस हद तक गिर चुका होगा। वो मानती है कि उसकी भी अपनी इच्छाएं होंगी। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके बेटे की बहू के साथ यह सब करता। उसने उसके पीठ के पीछे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची जिसका अंदाजा वो कभी भी नहीं लगा सकती थी। उसने तुरंत ही गुस्से में अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए उसके कमरे के बाहर पहुंची और जोर जोर से दरवाज़ा बजाया। और जैसे ही उसके देवर ने दरवाज़ा खोला, उसने देवर को देखते ही देवर के 3-4 तमाचे जड़ दिए। यह देखकर वह बुरी तरह से सकपका गया कि उसका सारा सच अब उसके सामने आ चुका था। आशा ने तुरंत ही पुलिस को बुलवाकर अपने देवर को पकड़ा दिया और उसे जेल भिजवा दिया। उसकी बहू की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो तुरंत ही उसे भी हॉस्पिटल लेकर गई। कुछ दिनों बाद जब वह ठीक हो गई तो उसने उससे कहा कि आखिर तुम्हें मजबूर होकर यह सब करने की ज़रूरत ही क्या थी? तुम एक बार मुझसे कहकर तो देखती, मैं तुम्हारा साथ देती और कब का तुम्हें इस जाल से आज़ाद कर देती। उसकी बहू उसके आगे हाथ जोड़कर रोने लगी, बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। दरअसल मैं डर गई थी। मुझे लगा कि अगर मैं आपसे मदद मांगूंगी तो पता नहीं आप मेरा साथ देंगी भी या नहीं, और कहीं आपने भी मेरा साथ नहीं दिया तो फिर तो मेरी और भी ज़्यादा हिम्मत टूट जाएगी, क्योंकि जब मेरा पति ही मेरा साथ नहीं दे रहा था तो फिर मैं अपनी सास से किसी तरह की मदद की उम्मीद कैसे कर सकती थी। और फिर जब 1-2 बार मैंने आपसे बात करने की हिम्मत जुटाई भी तो मुझे चाचा ने बुरी तरह से धमका दिया कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी करने का सोचा तो वह मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे और फिर मैं कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगी। बस इसी डर की वजह से मैंने
ये सब दर्द चुपचाप बर्दाश्त करती चली गई। उसने अपनी बहू से कहा कि लेकिन अब तुम कभी भी खुद को मजबूर मत समझना। अगर कोई भी बात हो तो तुम बेझिझक मुझे हमेशा सबसे पहले आकर बताना। इसके बाद वो अपनी बहू को वापस अपने घर ले आई। उसने अपने बेटे से कहा कि अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन को सुधारने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। इतना सब झेलने के बाद उसका बेटा भी अब सुधर चुका था। कुछ सालों के बाद अच्छे से पढ़ लिख कर वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और एक सरकारी कर्मचारी बन गया। आज आशा अपने बेटे बहू के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है और अब उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो चुकी है। दोस्तों, अपने किसी भी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को ब्लैकमेल करके उसके साथ जबरदस्ती करना इंसानीय समाज के लिए बेहतर नहीं है। साथ ही साथ कम उम्र के बच्चों पर विशेष ध्यान दें कि वह गलत संगतों में आकर किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं और समय रहते उन्हें समझाएं, जिससे लोग उनका अपने स्वार्थ के लिए फ़ायदा ना उठा सकें। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।